वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री का हम चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका, टाइटल है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद जो है इस चैप्टर का नाम है। तो हम इस चैप्टर के MCQs लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने चैप्टर को रीड भी नहीं किया है ना, तो भी मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी आपके पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो MCQs फॉर्म में हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि आपने टाइटल देखा वन्य समाज और उपनिवेशवाद, तो इस चैप्टर की थोड़ी सी मैं आपको समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में किसके रिगार्डिंग बात हुई है। देखो, वन्य समाज से आप क्या समझते हो? वन्य समाज जो चरवाहे थे, आदिवासी लोग थे, जो वनों पर निर्भर रहते थे, अपनी जीविका के लिए वनों पर निर्भर रहते थे, प्राकृतिक उत्पाद पर निर्भर रहते थे, तो उन्हें कहते हैं वन्य समाज। उपनिवेशवाद क्या होता है? देखो, कोई शक्तिशाली राष्ट्र जब दूसरे किसी राष्ट्र पर अपना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में जो है नियंत्रण कर लेता है, ठीक है, तो उस शक्तिशाली जो देश का वो जो दूसरा देश होता है वो एक उपनिवेश जो है कहलाता है। जैसे हमारा देश भारत पहले अंग्रेजों का, ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। तो यहाँ पे इस चैप्टर में बात की गई है कि अंग्रेजों ने कैसे जो है रेलवे के प्रसार के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, शाही सेना के लिए कैसे हमारे वनों का विनाश किया, वनों को काटा, और कैसे जो है व्यापार के लिए उन्होंने जो है वनों को काटकर खेती योग्य जो है भूमि बनाई, फसल उगानी स्टार्ट कर दी, बागान लगा दिए। फिर ये करने के बाद कैसे जो आदिवासी समाज हुआ करते थे, जो वन्य समाज हुआ करता था, वो कैसे प्रभावित हुआ, क्या क्या उन पर प्रतिबंध लगाए, क्या क्या कानून बनाए। तो ये सभी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर कैसे ये जो आदिवासी लोग थे, जैसे सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा है, इन्होंने कैसे आवाज़ उठाई, विरोध किया। ठीक है, बहुत सारी जनजाति है जो यहाँ पे नाम लिए गए हैं। बस्तर विद्रोह का भी यहाँ पे बताया गया है। और भारत के साथ साथ इंडोनेशिया के बारे में भी यहाँ पे बात की है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि अपना भारत देश ना ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, ऐसे इंडोनेशिया पर डचों का जो है एक तरह से कब्जा था। बाद में फिर जापानी भी आए थे। तो कैसे जावा पर जो है इन्होंने भी सेम ऐसे ही जो है, जो हमारे देश में अंग्रेज कर रहे थे, वो उन्होंने वहाँ पे किया। तो ये बातें सभी इस चैप्टर में हैं। ठीक है, जैसे रेल के स्लीपर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई की गई, ये सभी है। तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे चैप्टर का ओवरव्यू। तो शुरू करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस लगाते हैं। वनोन्मूलन क्या है? इन्होंने बोला है कि वनोन्मूलन क्या है? वनों का लुप्त होना, पूर्ण विकसित पेड़ की कटाई, वनों से जंगली जानवरों का विलुप्तीकरण, पेड़ लगाना। तो अगर बात करें वनोन्मूलन, तो वनोन्मूलन का जो सही होगा वो होगा वनों का लुप्त होना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। भारत का प्रथम वन महानिदेशक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ये जो है आपका जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भारत का प्रथम महानिदेशक कौन था? ए डाइट्रिच बेंड्रिस, बी फास्टर, सी रंगनाथन, डी इनमें से कोई नहीं। देखो, वनों के जो है के बारे में जानकारी लेने के लिए, या कैसे हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वन जो कट रहे थे उनके बारे में सलाह मशवरे के लिए इन्होंने जर्मन विशेषज्ञों को बुलाया था। अंग्रेजों ने बुलाया था, भारत में जर्मन का था, ये ध्यान रखना। जो भी अभी मैं आपको आंसर बताऊंगी इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ए है जो आपका डाइट्रिच बेंड्रिस, इसका राइट आंसर। अगर आ जाए कहाँ से था? जर्मन से था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई?
ठीक है, ये आपको बताना है। 1862 में हुई, बी 1863, सी 1864 या 1872। देखो अगर बात करें भारतीय वन सेवा की शुरुआत, तो वो तो हुई थी 1864 में। सी किसने की थी? ये जो जर्मन विशेषज्ञ आए थे, डाइट्रिच बेंड्रिज थे, इन्होंने ही वन सेवा की शुरुआत की थी 1864 में। ये आता है क्वेश्चन, आपका आया हुआ है। अगर बात करें अधिनियम इन्होंने कब बनाया? 1865 में बनाया था। आगे देख लेते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? ये आपको बताना है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अगर याद हो जाए अच्छी बात है, या आप कहीं राइट डाउन इसे कर लीजिएगा। तो ये देहरादून, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल निकलता है, तो चॉकलेट में जो तेल इस्तेमाल होता है उसकी बात की गई है। तो यहाँ जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपका जो प्राकृतिक उत्पाद हुआ करते थे, जो आदिवासी लोग इस्तेमाल करते थे, महुए के बीज का, महुए से तेल निकाला, चॉकलेट के लिए जो तेल होता है वो किन से निकाला जाता है, किस पेड़ के बीज से निकाला जाता है, और तेंदू के पत्ते का कैसे इस्तेमाल करते थे, ये सभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ए साल के बीज, बी चंदन के बीज, सी ओक के बीज, डी ये सभी। तो चॉकलेट भी इस्तेमाल होने वाला जो तेल निकलता है वो निकलता है साल के बीज से। तो आपका जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को आप देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था? अगर देखो बात करें वन सेवा की तो वो 1864 मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर बात करें जो वन अधिनियम लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, जो इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे आदिवासियों पे कि आप यहाँ से जो है पशुओं को नहीं चरा सकते, लकड़ियाँ नहीं ले सकते, वनों में जो नहीं रह सकते, तो उसे अधिनियम के थ्रू पे थोपा गया था। 2 बार इसमें संशोधन भी हुआ था। ठीक है, 1864 है, बी आपका 1865 है, सी आपका 1866 है, डी 1867 1867 है। तो वन अधिनियम आपका 1865 आ जाएगा, प्रथम जो लगा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्होंने कहा है आरक्षित वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है आपका ग्रामीणों को इन वनों में घुसने की मनाही थी, बी है आपका ग्रामीण इन वनों से लकड़ियां ले सकते थे, ग्रामीण इन वनों से केवल लकड़ियां उत्पाद ले सकते थे, या प्राकृतिक उत्पाद की बात करें। डी है ग्रामीण इन वनों से केवल पशुओं को चरा सकते थे। तो चारों में बताना। देखो ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजों के जो लोग यहाँ थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे वन थे उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया था, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। आरक्षित वन पर प्रतिबंध लगे थे, यहाँ ना तो कोई आ जा सकता था, ना यहाँ से लकड़ियाँ ले सकता था, ना प्राकृतिक उत्पाद फल फूल जो है ये ले सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें ग्रामीणों को इन वनों में घुसने की जो है मनाही थी। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है ईंधन के लिए लोग लकड़ियाँ कहाँ से ले जा सकते थे, ये आपको बताना है। तो आरक्षित वनों से, सुरक्षित वनों से, ग्रामीण वनों से। तो बी सी आपका जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, आरक्षित वन में तो बिल्कुल ही जो है आपकी मनाही थी। आगे देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन आप बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। झूम खेती को जो है अन्य नाम से जाना जाता है, आता है ये क्वेश्चन। घुमंतु खेती, पहाड़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती, ये सभी। तो झूम खेती को घुमंतु खेती के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, ग्रामीण खाना पकाने और रोशनी के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करते थे, ये आपको बताना है। ए महुआ के फल से, बी साल के फल से, सागवान के फल से, डी निम्न में से कोई नहीं। तो जो आदिवासी लोग हुआ करते थे उस समय में, जो वनों में रहते थे, वो अपने खाने के लिए और रोशनी के लिए जो है महुआ के फल से जो है या महुआ के तेल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, सारे जितने भी हमने किए
सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, वन महानिदेशक वाला, अधिनियम वाला, वन सेवा वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, विदेशों में निम्न में से झूम जो खेती हुआ करती थी, कृषि हुआ करती थी, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता था? देखो, जैसे झूम कृषि है, हम इसे घुमंतु भी कहते हैं, तो विदेशों में इसका क्या नाम हुआ करता था, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नाम इस्तेमाल नहीं होता था झूम खेती के लिए, ये बताना है इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ गया था। तो विदेशों में जो है झूम कृषि के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं होता था? लादिंग, मिल्पा, थारू, चेना। देखो, अभी आप ही इसका आंसर बता दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। देखो, अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की, देखो अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की जो है, उसमें जो है जो झूम खेती हुआ करती थी उसे बोला जाता था लादिंग। लादिंग, ठीक है, ये याद रखना। लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेतों को बोला जाता था। ठीक है, जैसे कि आपका दक्षिण पूर्व के क्षेत्र हो गए, इंडोनेशिया वगैरह। अगर बात करते हैं मध्य अमेरिका की, मध्य अमेरिका की बात करें तो झूम खेती को बोला जाता था मिल्पा। ये आपका बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा बोला जाता है। अब बात करें अफ्रीका में, अफ्रीका में जो है झूम खेती को तावी, आपका जो तावी हो गया, और चितमेन, ये बोला जाता, चितमेन। अब बात करें श्रीलंका की, तो चेना जो है, ये चेना वाला, ये श्रीलंका में झूम खेती को बोला जाता है। तो थारू इसका राइट आंसर हो जाएगा, थारू इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता था। आगे देख लेते हैं। भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? अगर आपने NCERT पढ़ी है तो अच्छे से ये चैप्टर आपने रीड किया तो आंसर पता होगा। एक ऐसा अंग्रेज था जिसने अकेले 400 बाघों का जो शिकार कर दिया था। देखो, अंग्रेजों ने जो है हिंसक पशु हुआ करते थे, बाघ है, तेंदुए है, भेड़िए, इनको मारने के लिए इनाम रख रखे थे। तो अंग्रेज अधिकारी ने, एक राजा का भी नाम आता है, 1000 से ज़्यादा कितने बाघों को मारा था, ध्यान नहीं आ रहा वो नाम, लेकिन अंग्रेज जो अधिकारी था वो कौन सा था? फ्रेडरिक यूल, जॉर्ज बीटर, जॉर्ज यूल, जॉर्ज फिलिप। तो इसमें जो सी है ना आपका, सी वाला, ध्यान से देखिए, जॉर्ज यूल अकेले ने 400 बाघ मार दिए थे। ठीक है, तभी तो जो बाघों की जो है जो संख्या घटाई इन्होंने। निम्न में से भारत में अंग्रेजों से बगावत करने वाला नायक नहीं था। देखो, ये जो है इन्होंने अंग्रेजों से बगावत की थी, विरोध किया था अंग्रेजों का, ये प्रतिबंध जो लगाए थे। एक इनमें से ऐसा नाम सिलेक्ट करना है जिन्होंने नहीं की थी। सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा, सभी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने की थी। राजू एस राजू इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आगे देख लेते हैं। जंगल में स्थित गांवों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आरक्षित जंगल में स्थित थे। इन गांवों के लोगों को निश्चित शर्तों का पालन करना पड़ता था। लोगों को वन विभाग के लिए मुफ्त में कार्य करना पड़ता था, उपयुक्त सभी। देखो, कुछ लोगों को छूट दी गई थी आरक्षित वनों में भी रहने की, लेकिन उनसे मुफ्त में काम करवाते थे, निश्चित शर्तों का पालन होता था, यानी कि उनसे फायदा लेने के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1600 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1600 में जो है हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग कितने हिस्से पर खेती होती थी? ठीक है, तो यह आएगा छठे पर, ए इज द राइट आंसर। अभी तो आधे से ज़्यादा है बाद में, लेकिन 1600 की बात करें, छठे हिस्से पर खेती हुआ करती थी। बाद में जो इन्होंने वनों को काट दिया, अंग्रेजों ने बागान लगाने स्टार्ट कर दिए, चाय कॉफ़ी रबर के, जिनसे उनको फ़ायदा होता था, है ना, उन्होंने जो वन वगैरह जो है काट दिए थे। 1865 के वन अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया? देखो भाई, बी, एक तो 1878 में किया था और एक 1927 में किया था, 2 बार संशोधन किया था भाई, ध्यान रख लेना। आगे देख लेते हैं, ये आप ही दे दोगे इसका आंसर।
दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती का स्थानीय नाम है। भाई देखो अभी मैंने ऊपर करवाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिखो। जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, जो स्टूडेंट है, तो आप बताइए दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती को स्थानीय नाम जो है क्या था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आंसर बताइएगा। लादेंग, मिल्पा, चेना, ताबी, बताइए दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में क्या कहा जाता था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे। आगे देख लेते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व कमाने का यह एकमात्र साधन था। ये औपनिवेशिक आगमन और व्यापार में सहायक थे। ये शाही सेना के आवागमन में सहायक थे। तो बी और सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में ये सहायक थे। व्यापार हुआ करता था रेलों के जरिए। शाही सेना के आवागमन के लिए ये सहायक थे। आगे देख लेते हैं। इस वीडियो का भाई लास्ट क्वेश्चन है ये। 1878 के वन अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 श्रेणियों में, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन। 3 श्रेणियों में जो 1878 के अधिनियम में जो है जंगलों को बांटा गया था। और 2 बार इसमें संशोधन हुआ था, 1878 और 1927 में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी कंपटीशन के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।